हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हमारी क्लास में, आपकी अपनी क्लास साक्षी गुप्ता क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने कल अपना जो टॉपिक कवर करा था, हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक कवर कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज यूज्ड इन सेवरल कंटेक्स्ट, सम रिगार्ड इट एज एन एक्टिविटी एंड अदर्स एज अ ग्रुप, येट अदर्स एज अ डिसिप्लिन एंड स्टिल अदर्स एज अ प्रोसेस। मतलब हमने डिफरेंट कंटेक्स्ट में पढ़ लिया मैनेजमेंट को कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक एक्टिविटी है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्रुप है मैनेजमेंट। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इन द सेंस, डिसिप्लिन वो नहीं जो आप स्कूल में डिसिप्लिन होता है वो नहीं। डिसिप्लिन का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, कि मैनेजमेंट एज आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते हो। और कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऐसे ही मैनेजमेंट स्टडीज हैव ग्रोन ओवर टाइम। जो मैनेजमेंट की स्टडी है वो टाइम टू टाइम क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो मैनेजमेंट की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, मैनेजर के एक्सपीरियंस पे और प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, एज वेल एज सेट ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप पे। और मैनेजमेंट क्या है, कलेक्टिव टीम है, रेफर्स टू ऑल पीपल हु मैनेज। मतलब इसके अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं जो मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इज व्हाट मैनेजर्स परफॉर्म। मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ नॉलेज है। क्या है, एक सेकेंड। मैनेजमेंट क्या एक सेट ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है। इज व्हाट मैनेजर परफॉर्म, जिसे मैनेजर परफॉर्म करते हैं। और मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन ऑर्डर टू रीच अ कॉमन गोल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। वही लाइन आ जाती है, मेन आपने यही लाइन याद रखनी है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को पूरा करते हो, लोगों की सहायता से करते हो। और किसके लिए करते हो, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और कॉमन गोल को कैसे अचीव किया जाएगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव का मीनिंग क्या था और एफिशिएंट का मीनिंग क्या था? इफेक्टिव का मीनिंग था कि टाइमली कंप्लीट कर लें, और एफिशिएंट का मीनिंग क्या था कि जो आपका टास्क है उसको अपने करेक्ट वे में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस पढ़ेंगे, हम आर्ट्स पढ़ेंगे और प्रोफेशन पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होती है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होती है और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, मार्क कर लेंगे इसे। मैनेजमेंट एज साइंस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन, साइंस को डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है यहाँ से कि साइंस क्या होती है आपकी। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, दैट कैन बी लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू जिसको आपने क्या करा है, लर्न करा है, और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इट इज मेड अप ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स दैट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। जब भी जहां भी साइंस की बात होगी वहां कोज और इफेक्ट की बात होगी, याद रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, क्या बोला गया है, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है किसकी, इंफॉर्मेशन की। ठीक है, कैन बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, जिसको आप लर्न कर सकते हो किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। और ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें। जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कैसे बनाया गया है, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू बनाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसी की डेफिनेशन से आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या होती है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि जिसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कोज और इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री टू द ग्राउंड। मतलब जो फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो एप्पल है वो ग्राउंड पे पेड़ से ग्राउंड पे गिर रहा है, तो वो किसकी वजह से गिर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसके भी अपने कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट होते हैं। टाइम टू टाइम इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज आई हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं। आप आगे पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ोगे जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। फिर आप आगे पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो किसने दिए हैं, आपके हेनरी फ्योल ने दिए हैं, उनको पढ़ेंगे आप आगे। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज़ नॉट ओनली हैज़ टाइम टेस्टेड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल बट इट ऑल्सो ड्रोज ऑन अदर डिसिप्लिन
सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। मतलब ये नहीं है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में यूज़ किए जाएं, उनको अदर डिसिप्लिन में भी यूज़ किया जाएगा। डिसिप्लिन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट से है। डिसिप्लिन का मीनिंग यहाँ पे किससे है, सब्जेक्ट से है। भी अदर सब्जेक्ट्स को भी आप स्टडी करोगे ये प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे, इकोनॉमिक्स को, सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को, मैथमेटिक्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कैसे फॉर्म करा जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद उनको क्या करा जाता है, टेस्ट करा जाता है थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, ऐसे ही जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। थर्ड आ जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली क्या होते हैं, वैलिड होते हैं और एप्लीकेबल होते हैं। मतलब वो वैलिड होते हैं, यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है, हर जगह समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, उसको बोल देंगे। अगर हम यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, तो उसको भी आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम उसको हर एक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बाई चांस कोई प्रिंसिपल एक सिचुएशन में नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, दूसरे प्रिंसिपल को यूज कर लेंगे। अगला आ जाता है हमारा मैनेजमेंट एज आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट एज आर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट एज आर्ट क्या होती है, ये टर्म, द टर्म आर्ट्स रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अटेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक आपकी क्या है, आर्ट है। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आप क्या करते हो, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो नॉलेज को और स्किल्स को, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हो, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करा जाता है, ठीक है। इट इज द यूज ऑफ वंस ओन नॉलेज टू अटेन रिजल्ट। इट इज गेन्ड बाय रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस के द्वारा इसको गेन करा जाता है। और द फॉलोइंग इज एन इवेल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट फॉर्म। सबसे पहले आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड के, वो क्या करते हैं, डराइव करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स को। फिर उसके बाद जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को क्या करा गया है, डराइव करा गया है, उसके बिहाफ पे क्या करी जाती है, मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, जिसमें मैनेजर क्या है, स्पेशलाइज है। तो सो आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, की आर्ट को क्या होती है, प्रेजेंट होती है किसमें, मैनेजमेंट में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, आर्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड नोशन है। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉलेज ये डिफर करती है, टू डांसर, टू स्पीकर, टू परफॉर्मर, टू ऑथर। फॉर एग्जाम्पल विल ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट देयर आर्ट डिफरेंटली। अब देखिए, जैसे मेरा पढ़ाने का वे है वैसे ही दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, है ना। अगर हम बात करें, सबकी अपनी अपनी कला होती है। ऐसे आप क्या करते हो अकाउंट्स में, जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाते हो, अब मैं जैसे करवाती हूँ, जो भी मैं एडमिशन के क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं उसमें इकट्ठे बनवाती हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही कुछ टीचर्स क्या करवाते हैं, पहले रीवैल्यूएशन बनवाएंगे, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनवाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनवाते हैं। ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे तो तीनों अकाउंट में डायरेक्ट एंट्री करके सॉल्व कर लेते हैं, फास्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं जैसे, लेकिन कुछ को क्या करना पड़ता है, कॉपी पेन की सहारा लेना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। इसीलिए ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी भी डिफर करेगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा थर्ड फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब कोई भी काम करोगे या कोई भी प्रिंसिपल है उसकी क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस काम में आप क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये क्या होता है, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल सिंस इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होती है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। टू अचीव एक्सपर्टीज को अचीव करने के लिए इन आर्ट्स कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस क्या है, रिक्वायर्ड है। आर्टिस्ट गेट परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस बाय रिपीटिंग द पीस ऑफ आर्ट। मतलब क्या होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, अगर हम बात करें मैथ्स के क्वेश्चंस की, तो अगर आप उसको एक क्वेश्चन को बार बार उसको सॉल्व करोगे, ऐसे ही अगर हम बात करें मैथ्स के क्वेश्चन में कि आप एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके सेम टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स समझ आने लगेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के अकाउंट्स की प्रैक्टिस नहीं करते और बदनाम टीचर्स को कर देते हैं, है ना। तो कभी भी अपने टीचर को नहीं ब्लेम किया करते। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। एक्चुअल में अगर टीचर आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, आजकल बच्चे क्या करते हैं उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं कि टीचर हमारा टीचर स्ट्रिक्ट है। एक्चुअल में टीचर क्या चाहता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो,
कि आप कम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं अपना हमेशा अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोच पड़ते हैं कि मैडम पता नहीं क्यों हमें इतना इतना काम देती है, ऐसे देती है, वैसे देती है। पर एक्चुअल में आपको ये नहीं पता, अगर आप +2 का सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो, क्या आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाओगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, अब अकाउंट्स में प्रैक्टिकल होते हैं। अब मेरा ये सीन होता है था कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, मैंने स्कूल इसी वजह से लीव करा। मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में एक लेक्चर 35 मिनट का लेक्चर होता था, तो एक लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों को, और बच्चों के एग्जाम्पल लेकर के। लेकिन और अगले अगले लेक्चर में आके उसका आंसर करवाती थी बच्चों को। लेकिन अब जब नई न्यू टीचर आई, मेरे को पता लगा बच्चों ने उनको ये बोला कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया पुरानी मैडम का, पुरानी मैडम तो ऐसे ही बकवासबाजी करके चली गई, जो कि गलत है। नहीं, आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप भूल चुके हो उस टॉपिक को। तो इसीलिए यही बात आती है इसके अंदर, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि आप क्या करो, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप टीचर को कब तक ब्लेम कर लोगे? इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या कर रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है। ये मैं आपको समझाऊंगी बात, कि आपको कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं लाइफ में। हमने आज तक अपने टीचर की कंप्लेंट नहीं करी कोई भी। मैं कंप्लेंट नहीं कह रही हूँ, बट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिख रखा है ना। आगे आ जाता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन पढ़ते हैं। प्रोफेशन क्यों बोला गया है? बिकॉज अ प्रोफेशन इज वोकेशन दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अ सर्विस पर्पस की रिक्वायरमेंट होती है, और कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अ प्रोफेशन इज अ एस्टेब्लिश्ड ग्रुप ऑफ पीपल है हु फॉलो एथिकल नॉर्म्स, जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एथिकल नॉर्म्स को, होल्ड करते हैं खुद को आउट टू द पब्लिक एज हैविंग पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स। देखिए प्रोफेशन क्या होता है, कि प्रोफेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है। स्पेसिफिक नॉलेज होती है किसी स्पेसिफिक फील्ड की, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी पर्सन प्रोफेशन में है उसका मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। सर्विसेज प्रोवाइड करवाना प्रोफेशन में, जैसे कि मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचर है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, टीचिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ। तो यही है कि इसके अंदर क्या होता है, सर्विसेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, किसी स्पेसिफिक नॉलेज को होना जरूरी है, एक सर्विस पर्पस होना चाहिए उसके लिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर आप क्या करते हो, कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है रूल्स और रेगुलेशन को आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो यही लिख रखा है इसमें, ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की, जो जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक फॉर्मल एजुकेशन को गेन करते हो, और उसके बाद आप उस फील्ड में प्रोफेशनल बनते हो। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने बीएड की क्वालिफिकेशन गेन करी है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। ऐसे अगर हम बात करें डॉक्टर्स एम्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, मतलब वो एक डिग्री गेन करते हैं एमबीबीएस की, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट थोड़ी उनको ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा अभी तुम ऑपरेशन करने चले जाओ। तो वो आर्ट का एक एग्जाम्पल आ जाता है कि प्रोफेशन में भी आर्ट है, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब मैं अकाउंट्स की टीचर बनी हूँ, मेरे को पता है कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, मेरे फुल मार्क्स थे, और एक बार नहीं, एक बार तो आप कह दोगे, यहाँ पे तो मेरे 99 थे, एक नंबर कम था, और मेरे फिर उसके बाद 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे कॉलेज टाइम में कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। तो चलो एक बार आगे तो मान लिए, हमारे तो 2-2 बार हमने अकाउंट्स में गेन करे हैं, तो मेहनत करी होगी, और हमेशा अकाउंट्स में 90+, 95+ ही रहते थे मेरे मार्क्स, जितने भी अकाउंट करे हैं मैंने। उसके बाद आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब क्या है कि एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय एन एग्जामिनेशन और द ऑब्टेनिंग ऑफ एन एजुकेशनल डिग्री टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। अगर आप सीए बनना चाहते हो इंडिया के अंदर, सो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है सीए के अंडर। सीए के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट के तहत आपको सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे जो भी एग्जाम है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, सीए बन सकते हो। मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई सीए नहीं बन सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड विद अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, वाइल देयर आर वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन सच एज एमा, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मेंबरशिप इन सच एसोसिएशन इज नीदर नेसेसरी नॉट स्टैट्यूटरी। मतलब क्या होता है कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लॉ की डिग्री लेनी है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या करना पड़ेगा, डिग्री वो करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या बन पाओगे, वकील बन पाओगे।
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, सभी के सभी मेंबर्स के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि वो क्या कर सके, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर सकें। उसके बाद आ जाता है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, मेन एम सर्विस मोटिव होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। मतलब क्या होता है, मेन एम क्या होता है, इसमें सर्विस मोटिव होता है। टीचर भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, डॉक्टर भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, एक लॉयर भी आपको केस लड़ने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ये सारी की सारी क्या है, सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, ये हमारा क्लियर होता है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये हमारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। 3 नंबर के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करते चलेंगे। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हाउसेज द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट सीनियर लीडर्स। मतलब इसके अंदर वो मोस्ट सीनियर लीडर्स आते हैं। वो मोस्ट सीनियर लीडर कौन कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, चेयरमैन आता है, सीईओ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, इसमें आपका प्रेसिडेंट आएगा, जनरल मैनेजर आएगा, सभी नाम याद कर लीजिएगा, अदर्स सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ना 1 नंबर में पूछ लिया जाता है इसका नाम, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो सीनियर मेंबर होते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर, इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना। क्या होता है, पॉलिसीज बनाना और उसको डिलीवर कर देना कहाँ पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल किसको करेगा फिर आगे ट्रांसफर, लोअर को। फंक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हाँ जी, मैं वीडियो बना रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर तक। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें 5th, एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ फ्रेमवर्क को आप एस्टेब्लिश करते हो। इसमें रिसोर्स गैदरिंग, लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड और स्कैनिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का। सिर्फ इसमें आपको पॉइंट याद करने हैं, ये आपने अच्छे से लिखना है। जो सारा का सारा ये वाला टॉपिक है ना, यहाँ से आप पेपर में अच्छे से लिख के आओगे इतना। इसको लिखने के बाद आप ये सारे के सारे जो फंक्शन, इसमें से 3 से 4 फंक्शन के सिर्फ हेडिंग लिखोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बनाने का काम करते हैं, प्लानिंग करने का काम करते हैं, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने का काम करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा। रिसोर्स गैदरिंग, रिसोर्स को गैदर करते हैं। फिर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर का भी देखते हैं कि क्या वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हो, क्या जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एरिया पे, क्या वो अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप और लोअर लेवल मैनेजर के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं। पहले टॉप आएगा, फिर मिडिल आएगा, फिर उसके बाद लोअर आएगा, और टॉप और मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो लिंक बना रहा है वो कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो ये लिंक बनाने का काम करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट इज सुपीरियर टू लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट। देखो, अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में क्या बोला गया है, इसके बारे में 2 बातें बोली गई हैं। ये सबॉर्डिनेट होती है किसकी, टॉप लेवल की, मतलब टॉप लेवल के नीचे आती है। और सुपीरियर यानी बड़ी किससे होती है, सुपीरियर मतलब बड़ा होना, किससे बड़ी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, यही लाइन इसमें लिखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, द मिडल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड सच एज। इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे ये याद कर लीजिएगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स सच एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल मैनेजर आएगा, परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर आएगा, फाइनेंस का मैनेजर आएगा, पर्सनल का आएगा, मार्केटिंग मैनेजर आएगा, एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसका मेन काम होता है वही नाम याद करने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज को। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, उसको लागू करने का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट एंड रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और ये सेलेक्ट करते हैं और रिक्रूट करते हैं पर्सनल मतलब ह्यूमंस को,
इम्प्लॉइज को लगाने का काम करते हैं पोजीशन के ऊपर, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, फिर क्या करते हैं, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी इन्होंने वर्कर को असाइन करा है उनको क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं कि आपने इस काम को करना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर ये अब काम असाइन करते हैं, अब उनको मोटिवेट भी करेंगे टाइम टू टाइम कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो, ऐसे मोटिवेट करना, जैसे हम क्लास में बच्चे को मोटिवेट कर देते हैं। कोऑपरेशन विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना, कोऑपरेशन करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसमें हमारा टॉप मैनेजमेंट आ जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाएगा, हमारा फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट था और इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहले आपको इसमें एक चार्ट में प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर, डीन ऑफ स्कूल हो गया। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, फोरमैन और ऑफिस मैनेजर, और ये आता है प्लेटफॉर्म एरिया जिसको हम बोल देते हैं, इसमें सेल्समैन, क्लैरिकल, टेक्निकल एम्प्लॉइज आ जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन है सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है, लास्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का। लोअर लेवल मैनेजर्स आर विशियल टू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द रियल वर्क फोर्स। मतलब ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है ये डायरेक्टली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, वर्कफोर्स के साथ। वर्कफोर्स कौन होती है, जो काम कर रही है एक्चुअल में, ठीक है। वर्कफोर्स के साथ कम्युनिकेट करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये काम करते हैं ये, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। चार्ट आपने पेपर के अंदर बनाकर आना है, ये बनाना है चार्ट आपने पेपर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट में किसको इंक्लूड करा जाएगा, ये लाइन लिखनी है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोरमैन को, सुपरवाइजर को, सेक्शन ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट को, अदर मैनेजर को हु हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेटिंग स्टाफ। ये इशू करते हैं ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, किसको करेंगे, जो इनके अंडर में भी काम करेंगे, प्लेटफॉर्म एरिया बोल देते हैं, उसके ऊपर जो वर्कर काम कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर एक्टिविटीज, उसके बाद एलोकेट करेंगे एंड ऐड करेंगे वर्क को, फिर रिप्रेजेंट करेंगे वर्क के वर्कर्स के ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको सुनेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेफ एंड प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं और अनकरेज करते हैं एम्प्लॉय इनिशिएटिव को, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। मतलब फंक्शन आते हैं, फंक्शन हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मेरे को खाना खाना है, खाने का बुलावा आ गया। अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर को लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, बाय।